जय हिंद दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के अंदर बाइलेटरल रिलेशंस या यूं कहें रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इन रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज जब होती है या दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं, ये असलियत में किसी ऐसे रिलेशंस होते हैं जो पूरे तरीके से इंटरेस्ट यानी हितों पर निर्भर होते हैं। और ऐसे में प्योरली ये गिव एंड टेक रिलेशंस होते हैं कि आप मुझे क्या दे सकते हैं और मैं आपको क्या दे सकता हूं। जब तक दोनों देशों को एक दूसरे से फायदा ना हो, दोनों देश एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक उसूल है और यहीं से पूरी दुनिया की जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, वो अलग अलग देशों को कुछ ना कुछ देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करती हैं। और एक सुपर पावर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके पास अपने दोस्तों को या किसी भी देश को दोस्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होता है ताकि उन्हें दे दे। यहीं से एक नई डिप्लोमेसी शुरू होती है, यहीं से एक नया सिस्टम शुरू होता है और इसे गिव एंड टेक डिप्लोमेसी के दम पे आज के दिन इंडिया की जो स्पेस डिप्लोमेसी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है और किस तरीके से चाइनीज़ डोमिनेंस को खुली चुनौती दे रही है, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि अगर आप यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा एक रामबाण कोर्स है जीरो टू हीरो सीरीज। और इस जीरो टू हीरो सीरीज में हम आपके एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाने वाले हैं दोस्तों। असलियत में बेसिक कंसेप्ट्स के बिना आप यूपीएससी के बारे में सोच भी नहीं सकते और इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। अब इसमें जिस तरीके से आपको जीएस प्रिपेयर करवाई जाएगी उससे आपका 100% कोर्स जो है वो पीटी का और मेंस का लगभग 40% कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। दोस्तों यहाँ हम फीस की बात करते हैं तो फीस हमने बहुत ज़्यादा नॉमिनल रखी है, ₹500 पर मंथ। अब 500 रुपये पर मंथ की जो फीस रखी है वो आपकी पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ेगी और यूपीएससी के सफ़र को आप तुरंत शुरू कर पाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए, इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और जितना जल्दी कॉल करेंगे और जितना जल्दी बैचेस को ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टाइम टू टाइम हम नए बैचेस को भी ज्वाइन शुरू करते रहते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं पूरे का पूरा मामला कि असलियत में स्पेस डिप्लोमेसी या डिप्लोमेसी क्या है। डिप्लोमेसी यानी राजनयन। राजनयन का मतलब ये होता है अपने देश के दोस्तों को जोड़ना। जितने ज़्यादा आपके देश के साथ दुनिया के दूसरे देश जुड़ेंगे, उनके साथ व्यापार होगा, उनसे दोस्ती बढ़ेगी, उनसे आना जाना बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, लोगों के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और जितना ज़्यादा आपके उन देशों के साथ डोमिनेंस होगा और उन देशों का आप पर होगा, उतना ज़्यादा आपका देश मजबूत होगा और आप अपनी मुसीबतों से और अपने दुश्मनों से उतने ज़्यादा कैपेबल तरीके से लड़ पाएंगे। यस, डिप्लोमेसी अलग अलग तरीके की हो सकती है। उसमें चाहे आप मिलिट्री डिप्लोमेसी देखें, चाहे उसमें आप स्पेस डिप्लोमेसी देखें, उसमें चाहे आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी देखें, उसमें आप क्रिकेट डिप्लोमेसी देख सकते हैं, उसमें आप गेम्स की डिप्लोमेसी देख सकते हैं, जो भी जिस भी कल्चरल डिप्लोमेसी देख सकते हैं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी देख सकते हैं, डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी देख सकते हैं। कोई भी डिप्लोमेसी, कोई भी राजनयन, कोई भी नीति जिसके द्वारा आप दूसरे देश के साथ अपने संबंध इस लेवल के बना रहे हैं कि वो आपका दोस्त बन जाए और आपकी मुसीबत में, आपकी खुशी में, आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़ा हुआ हो, तो वही काम डिप्लोमेसी कहलाती है। अब इसमें अलग अलग तरीके की डिप्लोमेसीज होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है आप किसी दूसरे देश को क्या दे सकते हैं। सीधी सी बात यह है, अब अगर आप चाइना को देखें तो चाइना इस दुनिया में अलग अलग तरीके से लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर रहा है और सामने वाला देश आपसे महंगे से महंगी चीज या एक ऐसी चीज की उम्मीद हमेशा करेगा जो उसके पास नहीं है और दुनिया में उसे कोई देने वाला भी नहीं है। यस, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मली मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको एक लड़की पसंद करती है, आप उस लड़की को भी पसंद करते हैं।
आपके संबंध एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ होते चले जाएंगे, एक दूसरे की पसंद जो है वो बढ़ती चली जाएगी जब एक दूसरे के साथ आप बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन वो संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा जब आप उसे एक फ़ोन गिफ्ट करेंगे, और अगर वो आईफोन जो भी XYZ नंबर हो, मुझे आईफोन के नंबर नहीं पता, तो जो भी उनका XYZ नंबर हो वो उनको गिफ्ट करेंगे। जब ऐसे फ़ोन्स वगैरह अगर गिफ्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड को ही, अपने दोस्त को, मम्मी को, पापा को गिफ्ट्स देने से कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशंस बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और ये गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तभी। और ये हर जगह होता है, देशों के अंदर तो सबसे ज़्यादा होता है। भाई देश ने कौन सी शादी करनी है, देश ने आपके साथ कौन सा घर बसाना है, लेकिन उस देश को आपके साथ क्या ज़रूरत है और आप उसे क्या दे पा रही हैं, ये डिपेंड करता है। और यहीं से आपके रिलेशंस, चाइना यही तो करता है। दुनिया के हर देश में किसी भी देश ने एक बार ये कह दिया कि भाई हमारे को ये पुल बनाना है, चाइना को तो मौका मिल जाएगा, ठीक है साहब ये पुल बनाते, पैसा हम दे रहे हैं, लो। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, खुल के पैसा लो, आप हमारे कर्ज के जाल में फंस गए। इंडिया की क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। इंडिया को उसी देश ने कहा साहब हमें ये पुल बनाना है, इंडिया कहता है ठीक है साहब हम बनाते हैं, दोस्ती की तरफ से गिफ्ट है। अफगानिस्तान में इस दोस्ती के नाम पर $3 बिलियन खर्च कर चुके हैं, 3,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, 70,000 करोड़ रुपए के आसपास, कुछ ऐसा ही 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर चुके हैं आप। अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, समझे। और इसमें आपने क्या किया, वहां के स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, वहां पर डैम बनवाया, वहां पर रोड्स बनवाई, पुल बनवाए, या जो भी चीजें वहां डेवलप करने लायक थी, इंडिया ने डेवलपमेंटल कामों पे खर्च किया। डिप्लोमेसी, इंडिया ने ऐसी ही डिप्लोमेसी साउथ अफ्रीका के अंदर की, वहां पर सस्ती दवाइयां भेजी। जो दवाई, एड्स की दवाई, एड्स का जो पूरा 1 महीने का जो पूरा पैकेट है वो 3,20,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक का बिक रहा था। इंडिया ने वही दवाई एड्स की, वैसी ही उसी सॉल्यूशन या वैसे ही किसी चीज के साथ या उन्हीं फॉर्मूला के साथ वैसे ही इफेक्टिविटी वाली दवाई महज 8,000 रुपए महीना की किस्त में पहुंचा दी। अफ्रीका के अंदर ये जो मेडिसिन डिप्लोमेसी थी, गजब थी। इसी तरीके से अगर वैक्सीन डिप्लोमेसी देखो, कोविड वैक्सीन के नाम पर दुनिया के देशों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हमारे देश ने बेच दी। कोवैक्सीन के नाम, मतलब अलग अलग जो भी हमारा प्रोडक्शन था, 1 करोड़ वैक्सीन जो थी फ्री में बांट दी। वैक्सीन डिप्लोमेसी। अब किसी भी देश को जब एक वैक्सीन की गोली, एक वैक्सीन तक नहीं मिल पा रही है, उसे आपने 10 लाख वैक्सीन भिजवा दी कि साहब आप कम से कम अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तो लगा लो, ताकि जो फ्रंट पे खड़े हुए हैं वो तो लड़ने में कामयाब हो पाए, बाकी हम आपको भेजते रहेंगे, चलते रहेंगे। वैक्सीन डिप्लोमेसी। ऐसे ही इंडिया ने एक और डिप्लोमेसी, और यह समझ लीजिएगा, जितनी ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी आप किसी को गिफ्ट में देते हैं या डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं, उतनी ज्यादा वो देश आपके करीब आता है, आपके प्रभाव में आता है, आपके इन्फ्लुएंस में आता है। एग्जाम्पल इंडिया और रशिया का देखिए। रशिया ने आपको क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयर करी। रशिया ने आपके साथ क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करी, और वो शेयर इस तरीके से करी कि आज उसी मिसाइल के दम पे आप ब्रह्मोस बनाकर घूम रहे हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये फैक्ट है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से आप तेजस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों ने, यहां तक कि फ्रांस ने आपकी मदद करी है। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सॉरी, इसी तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी देखो, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देखो, रशिया ने दिया। तो रशिया का इन्फ्लुएंस आज भी इतना ज्यादा है कि भले ही इंडिया अमेरिका के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन रशिया से नाराज नहीं है, दोस्ती दुश्मनी नहीं बनाई है, तोड़ी नहीं है। वही चीज अलग अलग तरीके से है। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है स्पेस टेक्नोलॉजी। दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में कोई भी देश एक दूसरे देश को जल्दी से ट्रांसफर नहीं करता, कम से कम तब तक जब तक आप उस गिव एंड टेक की सिचुएशन में ना हो। यहां तक कि नासा अब इसरो के साथ कुछ कैंपेन्स में या कुछ मिशंस के अंदर कॉपरेट करना शुरू कर चुका है, या यूरोप का जो सन है वो कॉपरेट करना शुरू कर चुका है। वो भी तब जब इसरो इस लेवल पर पहुंचा कि उसने पीएसएलवी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं पीएसएलवी रॉकेट्स के अंदर इस हद तक अपनी अचीवमेंट हासिल कर ली कि दुनिया के अंदर उसने कीर्तिमान रच दिया।
दुनिया के अंदर उसने कीर्तिमान रच दिया और दुनिया ने उसके इस अचीवमेंट को माना। अब यही स्पेस टेक्नोलॉजी चाइना अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और सोचकर देखिए, रशिया ने भी इंडिया के साथ ऐसी एक स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। रशिया ने भी किया था, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। क्या किया था रशिया ने? रशिया ने हमारे राकेश शर्मा को स्पेस वॉक करवाने के लिए भेजा था। इंडिया के साथ डिप्लोमेसी थी, स्पेस डिप्लोमेसी। वही चीज अब इंडिया कर रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है? अब यहां समझिए, असलियत में एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट को अगर आप देखें तो सैटेलाइट की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि दुनिया में लगभग हर देश के पास सैटेलाइट है आज के दिन, जो भी एक ठीक ठाक देश है या फिर वो किसी से मदद लेता है। अब सैटेलाइट है, लेकिन उस सैटेलाइट का एक ग्राउंड स्टेशन होता है। सैटेलाइट का एक ग्राउंड स्टेशन होता है। इस ग्राउंड स्टेशन का मतलब क्या है कि आसमान में कोई भी सैटेलाइट है, वो उस ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट करके जो भी उस एरिया से या वहां से डाटा इकट्ठा करेगा वो वहां ट्रांसफर कर देगा। भाई सैटेलाइट में डाटा रख के फायदा क्या है? सैटेलाइट जो डाटा इकट्ठा कर रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होना चाहिए ना। और जितनी ज्यादा जगह ट्रांसफर होगा, डाटा ट्रांसफर करने की जितनी ज्यादा जगह अवेलेबल होंगी, उतना ज्यादा सैटेलाइट इफेक्टिवली काम करेगा। और पूरे सारे के सारे ग्राउंड स्टेशन एक जगह एस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते या एक लोकेशन में एस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते। दुनिया के अलग अलग जगहों पर जहां जहां ग्राउंड स्टेशन होंगे, ज्यादा ग्राउंड स्टेशन होंगे, उतना ज्यादा इफेक्टिवली वो कंट्री जो है उस ग्राउंड स्टेशन, वो सैटेलाइट जो है उन ग्राउंड स्टेशंस की मदद से ज्यादा डाटा इकट्ठा कर पाएगा, ट्रांसफर कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा और उतना ज्यादा उसे ट्रैक किया जा सकेगा। इंडिया ने ऐसा ही कुछ, पहले चाइना का समझिए। चाइना अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने के लिए और यहां तक कि दुनिया में अलग अलग जगह पर इंफ्लुएंस एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहा है? अगर आप यहां पर देखें तो एक यहां कंट्री है, चाइना ने इसी स्पेस डिप्लोमेसी के नाम पर सबसे पहले अर्जेंटीना के अंदर अपना ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश किया। अर्जेंटीना एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, साउथ अमेरिका के अंदर देश है, यानी साउथ अमेरिका का जितना डाटा है वो अर्जेंटीना के अंदर जाकर इकट्ठा होगा। एक ग्राउंड स्टेशन यहां यूरोप के अंदर बेल्जियम में जाकर एस्टेब्लिश कर दिया। इसी तरीके से और अगर ग्राउंड स्टेशन की बात करें, पाकिस्तान के अंदर तो एक आधा ग्राउंड स्टेशन है ही है, चाइना में अपने तो हैं ही हैं, साथ में अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के अंदर और यहां तक कि इन कंट्रीज के अंदर जो ये क्या नाम है, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश आगे की तरफ छोटे टापू हैं, उनके अंदर भी कई जगह पर छोटे छोटे ग्राउंड स्टेशंस बनाने की मुहिम छेड़ी। नतीजा क्या? चाइना का इस पूरे एरिया के अंदर एक इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। बेल्जियम, हालांकि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन फिर भी ग्राउंड स्टेशन के नाम पर उसमें भी तो इन्फ्लुएंस आया। और यहां अब अर्जेंटीना में अपने ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश करने का मतलब अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाले इलाके के अंदर जाके घुसकर वहां बैठना। अब इस सिचुएशन को इंडिया ने भी समझा और इंडिया ऐसा नहीं है पहले से काम नहीं कर रहा, पहले से भी काफी काम कर रहा है, लेकिन अब उसने थोड़ा एग्रेसिव वे में काम करना शुरू किया और थोड़ी अब सक्सेस मिलनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि मंगलयान वगैरह आपने काफी अच्छे तरीके से भेजकर कामयाबी हासिल की और 95% तक अगर आप अचीवमेंट लेके आए हो तो नॉट सो बैड। और वो भी अगर बाहर आउटर ऑर्बिट में काम कर रहा है, इसका मतलब आप कामयाब हो चुके हैं। अब ऐसे में इंडिया ने सबसे पहला अपना स्पेस डिप्लोमेसी दिखाना शुरू किया जब सार्क सैटेलाइट की बात करी और यह कहा कि भैया ये सार्क सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं। हालांकि इस सार्क सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन ओशियन रीजन में और इन सार्क कंट्रीज के अंदर, साउथ एशिया के जो देश हैं, इनके अंदर जितने भी देश हैं उन सबको अपने सैटेलाइट की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाना। उससे क्या होगा भाई, अफगानिस्तान अपना सैटेलाइट नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन अगर सार्क सैटेलाइट से जुड़ जाता है तो उसकी काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। नेपाल छोटा देश है, हालांकि वो चाइना पर डिपेंडेंट ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी नेपाल ने सार्क का मेंबर बनने की कोशिश करी और सार्क का मेंबर है और सैटेलाइट से जुड़ा। भूटान सैटेलाइट से जुड़ा, बांग्लादेश जुड़ा, श्रीलंका जुड़ा, माली जुड़ा। ये सारे जो देश हैं ये इंडियन सैटेलाइट की सर्विसेज ले रहे हैं। सार्क कंट्रीज, हालांकि पाकिस्तान ने अपोज किया, वो तो नेचुरल सी बात है, करता रहता है, छोड़ो उसको, इग्नोर इट।
तो यहां इंडिया की सबसे पहली स्पेस डिप्लोमेसी यही थी और इंडिया ने इसमें डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया। और यहीं से पहले दिन भूटान के साथ ये कहा कि आपके यहां पर हम ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे और साथ में बातचीत नेपाल के साथ भी चल रही है कि एक ग्राउंड स्टेशन तुम्हारे यहां। नतीजा क्या होगा, उस ग्राउंड स्टेशन के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपका कंट्री इस्तेमाल कर सकता है। उस ग्राउंड स्टेशन पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपका कंट्री इस्तेमाल कर सकता है, नहीं भूटान इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही ग्राउंड स्टेशन अगर नेपाल में है तो नेपाल इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही ऑफर जब बांग्लादेश को दिया गया तो बांग्लादेश, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा समझदार मानता हूं, इसने कहा हमें ग्राउंड स्टेशन नहीं चाहिए, हमें हमारे साथ मिलकर ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश करने में हमारी मदद करो ताकि हम एक कोऑपरेटिव वे में आगे बढ़े। यानी वो टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं। इंडिया उस चीज पे भी एग्री है कि ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस आ रहा है। पहली बार अब इंडिया इस सार्क वाले रीजन से बाहर निकला है दोस्तों। सार्क रीजन से बाहर निकल के इंडिया और वियतनाम अब एक साथ आए हैं और वियतनाम में ग्राउंड स्टेशन बनाने की कोशिश की जा रही है और ग्राउंड स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया चाइना की नाक के नीचे। चाइना ने RCEP साइन किया हुआ है इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। और मजे की बात ये, इस टाइम पर वियतनाम के साथ ऐसा कोई ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश करना जब चाइना जो है साउथ चाइना सी में उत्पात मचा रहा है और पूरे का पूरा कलेश मचा हुआ है। साउथ चाइना सी में उत्पात मचा रखा है इस टाइम पर जबरदस्त लेवल पर। और ये जो उत्पात है ये कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया के इन देशों को डरा रहा है। ऐसे में इंडिया ने यहां ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश किया और अपना रिसोर्स सेट 2 और ओशियन सेट 2, जो मतलब ओशियन रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज के लिए काफी इफेक्टिवली काम करेंगे। इन सारे 10 के 10 आसियान देशों को रिसोर्स डाटा अवेलेबल करवाएगा कि आपके यहां पर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आप चेक करके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं इस ग्राउंड स्टेशन के जरिए। इससे क्या होगा, इससे इंडिया का इन आसियान कंट्रीज में जो पहले ही चाइना से चिड़ी हुई है, जो पहले ही चाइना से नाराज हैं, गुस्से में हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है अगले 1 या 2 साल के अंदर आपको RCEP टूटता हुआ नजर आए, RCEP से ये देश बाहर निकलते हुए नजर आए। चाइना ने इन सबसे दुश्मनी मोल ले रखी है और इंडिया यहां अपना इंफ्लुएंस बढ़ा रहा है स्पेस डिप्लोमेसी। और जितना ज्यादा ये देश इन ऐसे स्पेस डिप्लोमेसी से लेकर अलग अलग दूसरी डिप्लोमेसीज में हमारे हिंदुस्तान के साथ आएंगे, उतना ज्यादा इंडिया का इंफ्लुएंस इस इलाके में बढ़ेगा। और वियतनाम से तो वैसे भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। वियतनाम फिलीपींस वगैरह से काफी ज्यादा सुधरते जा रहे हैं और उसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो चाइना है। चाइना जितना ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है उतना ज्यादा ये सारे के सारे देश इंडिया के क्लोज आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। और जितना ज्यादा ये नजदीक आ रहे हैं उतना ज्यादा चाइना के लिए टेंशन बढ़ रही है क्योंकि इंडिया मजबूत हो रहा है। और वियतनाम तो एक ऐसा देश है जो चाइना से वैसे भी दुश्मनी अच्छी खासी रखता है और वियतनाम और चाइना का तो युद्ध भी हो चुका है। ऐसे में इंडिया जो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है वो चाइना के लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है। हालांकि अभी इसका रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जो भी आएगा वो अंदर खाते तो बहुत खतरनाक होगा, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं चाइना तिल मिलाता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है और ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक में काफी ज्यादा काम भी आएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।